हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं गगन कपूर और आज हम आपके साथ अकाउंटिंग का मेन प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग में हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, लेजर अकाउंट्स बनाते हैं और जर्नल और लेजर के लिए हमें डेबिट और क्रेडिट को समझना पड़ता है। तो आज हम आपके साथ वही डेबिट और क्रेडिट की बात करने जा रहे हैं। 2-3 क्लास लगेंगी, आप समझ जाएंगे। ये आपका बिल्कुल बेस बनाने वाला है और जितना बढ़िया बेस आपका बनेगा, आगे चल के अकाउंट्स में उतने आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। तो इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझ लीजिए। मैं गगन कपूर, अब आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, तो अब जब भी आप कॉमर्स पढ़ेंगे, कॉमर्स के अंदर जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, सिर्फ अकाउंट्स नहीं, अकाउंट्स के बाद धीरे धीरे आपके और भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आएंगे। तो अपने सभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए आप मुझसे कोचिंग ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट रहती है gagankapoorclasses.com। वहां पर आपको सभी कोर्स के प्रॉपर डेमोज भी मिल जाएंगे। आपने अपने दोस्तों को बताना है, अपने आसपास सीनियर जूनियर उन लोगों को भी आपने बताना है। मैं पढ़ाता रहूंगा, साथ साथ मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं बताता भी रहूं। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। खैर, हम बात करने जा रहे हैं कि सर, अकाउंटिंग में जर्नल और लेजर ये दो मेन चीजें होती हैं और इन दोनों चीजों को समझने के लिए हमें डेबिट और क्रेडिट को समझना पड़ता है। और डेबिट और क्रेडिट को समझने से ज्यादा जरूरी है कि सर, इसके रूल्स क्या होते हैं, ये बताइए। ठीक है, तो हमारे यहां पर मैंने आपको बताया कि दो चीजें होती हैं, एक होती है जर्नल, एक होती है लेजर। धीरे धीरे आपको ये सारी की सारी बातें पता चलेंगी, तो अभी आपने इसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। कभी मन करे कि सर मैं बुक से एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूं, अभी कोई जरूरत नहीं है। तो लेजर बेसिकली क्या है? रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड रखने का तरीका है। हम व्यापार में जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन ट्रांजैक्शन से हमें जो भी रिकॉर्ड रखने होते हैं वो हम लेजर की फॉर्म में रखते हैं। तो लेजर एक रिकॉर्ड होता है और इस रिकॉर्ड को हम एक शॉर्टकट लैंग्वेज की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि इसकी कनेक्टिविटी बनी रहे। तो यानी हमारे पास अकाउंटिंग्स में जो रिकॉर्ड होते हैं वो दो लेवल के बनते हैं। मेन हमारा लेजर होता है, लेकिन उसको बनाने के लिए हम लोग जर्नल का इस्तेमाल करते हैं और इन दोनों में ही हमें डेबिट और क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। बस अकाउंटिंग बहुत छोटा और सिंपल सा है, डेबिट क्रेडिट समझो, बात खत्म। अब सर, ये डेबिट और क्रेडिट समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें अकाउंटिंग कहती है कि गगन सर, हमारे पास बच्चों को डेबिट और क्रेडिट समझाने के दो नियम हैं और दोनों नियम के अपने अपने रूल हैं। और इन दोनों नियमों से, भले दोनों के अपने नियम हैं, लेकिन इन दोनों के नियमों से रिजल्ट एक ही आता है। अगर कोई रिकॉर्ड डेबिट आना है तो दो नियम है, दोनों में से जो भी लगाओगे डेबिट आएगा। और अगर किसी ने क्रेडिट आना है तो दोनों नियम में से कोई भी लगा लो, क्रेडिट आएगा। आपको एक नहीं, दोनों के दोनों नियम आपको सीखने हैं। ठीक है, तो मैं पहले यहां पर लिखता हूं, मेरे साथ साथ आप नोट करते हुए चलिएगा और फिर मैं आपको इसकी नोटिंग भी दे दूंगा। अगर आपने लर्निंग करनी है, पहली बात तो ये कोई रिविजनरी वीडियो नहीं है, ये नॉर्मल वीडियो है ना। ज्यादातर हम लोग यूट्यूब वगैरह पे ज्यादातर रिविजनल वीडियोस में ज्यादा ध्यान लगाते हैं फटाफट। तो आपने लिखना है, आपने दो रजिस्टर लगाने हैं। मैं बार बार कहता हूं, दो रजिस्टर लगाने हैं। एक रजिस्टर लगाना होता है कंसेप्ट के लिए और एक रजिस्टर लगाना होता है प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस करते जाइए, रजिस्टर को साइड रखते जाइए। लेकिन जो कंसेप्ट वाला रजिस्टर है, वो कंसेप्ट रजिस्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम से पहले उसकी जरूरत पड़ती है। तो कंसेप्ट वाले रजिस्टर में नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे? हम नोट करेंगे कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। डेबिट को डीआर लिखते हैं, क्रेडिट को सीआर लिखते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड्स अपॉन काइंड्स ऑफ अकाउंट्स।
यानी डेबिट और क्रेडिट के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा काइंड्स ऑफ अकाउंट्स को। आप इसे कह सकते हैं काइंड्स ऑफ अकाउंट इज जस्ट लाइक योर क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास ना दो अप्रोचेज हैं, देयर आर टू अप्रोचेस टू determine डेबिट एंड क्रेडिट। ये जरूरी नहीं है कि कोई मुझसे पूछे गगन डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। मेरे लिए अकाउंट्स में ये जरूरी है कब डेबिट और कब क्रेडिट। सिंपल भाषा में ना अकाउंट्स में एक लेफ्ट है और एक राइट है, सिंपल सी बात। लेफ्ट वाला डेबिट है, राइट वाला क्रेडिट है। तो कब लेफ्ट जाना है और कब राइट जाना है ये हमने सीखना है, बस इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, मुझे बता दीजिए ये दो अप्रोचेस कौन कौन सी हैं। आप में से अगर किसी को पता है तो मुझे बताइए दो अप्रोचेस कौन कौन सी हैं। मुझे बताइए दो अप्रोचेस हैं, कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं। चलो अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट कीजिए। पहली होती है ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल अप्रोच। दूसरी होती है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अपने रूल्स हैं, मॉडर्न अप्रोच के अपने रूल्स हैं, लेकिन रिजल्ट दोनों से जो भी आएगा वो रिजल्ट दोनों से सेम आने वाला है। आपको दोनों की दोनों अप्रोच ही सीखनी है। अभी 2 मिनट में दिखाता हूं, बुक से भी दिखाता हूं, नोट भी कराता हूं। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि आप जो भी अकाउंट्स बनाते हैं वो बेसिकली या तो पर्सनल नेचर के होते हैं या फिर वो अदर देन पर्सनल यानी इम्पर्सनल नेचर के होते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ बातों को लिखते जाना। अगर सिर्फ सुनेंगे तो बातें समझ में नहीं आएंगी। और मैंने बताया रिवीजन वीडियो नहीं है, ये मेन वीडियो है, रिवीजन वीडियो अलग होती है। तो पर्सनल अकाउंट्स है। अब पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स अलग होते हैं और जो पर्सनल नहीं है उनके रिकॉर्ड्स अलग होते हैं। यानी हम जब बिजनेस करते हैं तो हम लोगों के साथ डील करते हैं, तो जब लोगों के साथ डील करेंगे, लोगों के हम रिकॉर्ड्स बनाएंगे, तो ये वाले नियम पर्सनल अकाउंट्स के नियम उनके ऊपर लगेंगे। नियम अभी बताता हूं। फिर उसके बाद सर जो पर्सनल नहीं है तो वो इम्पर्सनल है। तो इम्पर्सनल की कैटेगरी में हमारे पास दो तरीके के अकाउंट्स आते हैं। एक तो आते हैं रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स से हमारा मतलब होता है एसेट्स, संपत्तियां, और दूसरे होते हैं नॉमिनल। तो अगर मैं रूल्स की बात करूं तो रूल्स कहते हैं कि पर्सनल अकाउंट के अलग रूल्स हैं, रियल के अलग रूल्स हैं, नॉमिनल के अलग रूल्स हैं। यानी ट्रेडिशनल अकाउंट ये कहता है कि 3 तरह के खाते हो सकते हैं, 3 तरह के खाते हो सकते हैं और उनके फिर डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं। टोटल 6 रूल्स हैं। ये जो इम्पर्सनल है ये तो एक कैटेगराइजेशन है कि चलो इम्पर्सनल बता दिया। इम्पर्सनल के कोई रूल नहीं होते, इम्पर्सनल के अंदर रियल और नॉमिनल होता है, उनके रूल्स होते हैं। तो आपने क्या करना है, रूल बहुत सरल है। आपने केवल पहचान सीखनी है कि जो रिकॉर्ड में बनाने जा रहा हूं वो किस कैटेगरी का है, पर्सनल का है, रियल का है या नॉमिनल का है। तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा ये क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं सर रूल्स की। हम बात कर लेते हैं रूल्स की कि सर रूल्स क्या हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये क्या है? तो इसके लिए आप छोटा सा एक टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर सबसे पहले आप उसके 3 कॉलम बना लीजिए। नेचर ऑफ अकाउंट, व्हेन डेबिट और व्हेन क्रेडिट। इस तरीके से आप एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। यहां लिखेंगे नेचर ऑफ अकाउंट, व्हेन डेबिट और व्हेन क्रेडिट। ठीक है,
ये रूल्स आपने याद करने हैं, लिखते लिखते आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहला, मेरा सबसे पहला अकाउंट कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। अगर हम व्यापार में किसी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के साथ हमारी डीलिंग क्या होती है? वो व्यक्ति या तो हमें कुछ देगा या हमसे कुछ लेगा। ठीक है, मैं अगर व्यापार कर रहा हूं, मेरा नाम है गगन कपूर क्लासेस, मेरा कोई भी व्यापार हो सकता है, तो जो सामने वाला व्यक्ति है मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने मुझे पैसे दिए और मुझसे कुछ सामान लिया, तो किसी भी व्यक्ति के साथ हमारी डीलिंग क्या होती है? उसने मुझे पैसे दिए, मैंने उसको सामान दिया, या उसने मुझे सामान दिया, मैंने उसको पैसे दिया, इस तरह की बातें होती हैं। तो पर्सनल अकाउंट के रूल होते हैं डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो ले रहा है वो डेबिट होगा और जो दे रहा है वो क्रेडिट होगा। अब यहां पर थोड़ी सी बात मेरी समझना, मैं व्यापार कर रहा हूं, रिकॉर्ड कौन बना रहा है? मैं बना रहा हूं। ठीक है, एक व्यक्ति मेरे पास आया तो मैं उस व्यक्ति को देख रहा हूं, अपने को नहीं देख रहा। उस व्यक्ति ने मुझे पैसे दिए तो वो व्यक्ति गिवर हो गया। समझना, मैंने पैसे लिए हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं अपने आप को नहीं देखूंगा, मैं व्यापार कर रहा हूं तो व्यापार में सामने वाले व्यक्ति को देखना है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा था, वो मुझे कुछ दे रहा था या मुझसे कुछ ले रहा था। दोबारा से बोलो, सामने वाले व्यक्ति को देखना है कि उसने मुझसे कुछ लिया है या उसने मुझे कुछ दिया है। अगर उसने मुझसे कुछ लिया, जैसे मैं किसी को भी माल बेचूंगा, मैंने किसी को माल बेचा, उधार पर माल बेचा, तो उसने मुझसे माल लिया, मैं कहूंगा तू रिसीवर है। उसको कह रहा हूं तू रिसीवर है। कुछ समय के बाद वो आया, वो मुझे पैसे दे गया कि गगन जी आपसे कुछ सामान लिया था, ये पैसे रखो, तो वो क्या हो गया? गिवर हो गया। तो सामने वाले व्यक्ति को देखना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अपने आप को मत देखने बैठ जाना कि मैं रिसीवर हूं मैं गिवर हूं, गलत कर दोगे। सामने वाले व्यक्ति को देखा जाता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा कौन सा हो गया? रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं? हमारे एसेट्स के अकाउंट होते हैं। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि एसेट्स हम किसको बोलते हैं। अब जो सामान होता है, वो सामान मेरे पास आता है या मुझसे जाता है। जो एसेट होते हैं, संपत्ति होते हैं, जैसे मैं कैश की बात करता हूं, आप व्यापार में कैश की बात करेंगे, कैश आया और कैश गया, दो ही बातें हो सकती है, कैश आया और कैश गया। तो यहां लिखते हैं डेबिट कब होगा? जब वो एसेट आएगा, व्हेन कम्स इन डेबिट, और एसेट जब वो गया क्रेडिट। ठीक है, तो आप इसको व्हाट कम्स इन, क्योंकि कोई भी संपत्ति हमारे पास आ सकती है, जो संपत्ति हमारे पास आएगी उसे हम डेबिट कर देंगे, जो संपत्ति हमसे जाएगी उसे हम क्रेडिट कर देंगे। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। पर्सनल अकाउंट में कंफ्यूजन थी, लेने वाला देने वाला कौन? मैं नहीं, सामने वाला देखा जाता है, तो यहां कंफ्यूजन हो सकती है। संपत्तियों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कैश है, आएगा या जाएगा, बात खत्म। ये तो बहुत सिंपल होते हैं। तीसरे होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। तीसरे होते हैं मेरे पास नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स के रूल क्या हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी व्यापार में अगर कोई भी खर्चा होगा, एक्सपेंस का मतलब खर्चा, मैंने बिजली का बिल दिया, मैंने पानी का बिल दिया, मैंने अपने स्टाफ को सैलरी दी, मैंने अपनी दुकान गोदाम किसी चीज का किराया दिया, मैंने अपना सामान बेचा तो सामान को भेजने का किराया दिया, मैंने सामान खरीदा, सामान के आने का किराया दिया, ये सब कहलाएंगे खर्चे। और खर्चों को हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, ये जो बातें मैं बता रहा हूं, इन सब की बातें अभी गहराई से बातें अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने समझ लेना है, क्योंकि शुरू शुरू में ना बच्चे की एनर्जी होती है, फोकस होता है, तो मेन बात पहले आपको बता दें कि हाँ रूल्स क्या होते हैं। ये रूल्स हैं, भले यहां पर वीडियो को पॉज कीजिए, 5 मिनट इसको रिवाइज कीजिए, 2 बार आंखें बंद करके रिकॉल कीजिए, आपको याद आ जाएगा। ठीक है,
अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, बच्चा जर्नल एंट्री बना लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मैं आपको अकाउंट का नाम बता रहा हूं और आपने नाम देख के पहचानना है कि वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। और बच्चा यहां पर कंफ्यूज करता है, वो मार्क्स यहां पर अपने लूज करता है। तो हमने यहां पर अपने मार्क्स लूज नहीं करने। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कब अकाउंट को पर्सनल कहा जाता है, या कौन से खाते हैं जिनको हम पर्सनल नाम से जानते हैं, किन को हम रियल या एसेट्स बोलते हैं और किन को हम नॉमिनल बोलते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। अब बेटे हम अपनी बुक के पास चलते हैं। हमारी बुक कह रही है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या मेन बातें पढ़ाई जाएंगी। एक तो यहां पर हमारी बुक कह रही है हम आपको मीनिंग ऑफ अकाउंट पढ़ाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आपको मीनिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट बताएंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दो तरीके की होती है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। हमने अभी सिर्फ ट्रेडिशनल के बारे में बातें की हैं। तो अब यहां पर आ जाइए, मेन मुद्दे के ऊपर आ जाइए कि सर हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये कहता है कि हमारे पास जो अकाउंट्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। मैंने बताया था कि दोनों अप्रोच के अपने अपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आएंगे। अभी हमने ट्रेडिशनल के सीखे हैं, आपने अभी रिवाइज किए थे। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कहते हैं कि गगन सर हमारे पास एक खाते होते हैं पर्सनल अकाउंट्स। तो हमें पर्सनल अकाउंट्स पता लग जाए कि मेरा अकाउंट ये पर्सनल है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये रूल लगाना, काम खत्म। डेबिट और क्रेडिट पता लग जाएगा कि उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। लेकिन एग्जाम में जब आपकी नॉलेज चेक की जाएगी तो आपको थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। गहराई ये कहती है कि गगन सर पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं ना, बच्चा एक आम कॉमन सेंस की बात करेंगे तो वो पर्सनल अकाउंट्स में कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर हम डीलिंग कर रहे हैं तो वो व्यक्ति का जो खाता है, व्यक्ति का जो अकाउंट है, दैट इज नोन एज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, यानी कि नेचुरल पर्सन जो हैं उनके साथ जब हम डील करेंगे तो हम पर्सनल अकाउंट के नियम लगाएंगे। मैंने सामान बेचा, मैंने सामान खरीदा, मैंने पैसा पाया, मैंने पैसा दिया, ये मैं व्यक्ति के साथ करता हूं। आपको समझाने के लिए आप सरलता से समझ गए। आपने घर जाके अपने पापा को बोला, मम्मी को बोला कि मुझे ट्यूशन लेनी है और मुझे गगन सर से पढ़ना है। उन्होंने कहा ठीक है पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा ठीक है हम फीस देनी है, हमें बता दो चेक किसके नाम पर काटना है, पेमेंट किसको करनी है। तो मैं जो पढ़ाता हूं, मैं अपनी संस्था के नाम से व्यापार चलाता हूं, यानी मेरी संस्था का नाम क्या है, गगन कपूर क्लासेस। आपके पेरेंट्स ने पेमेंट करी गगन कपूर क्लासेस को, उन्होंने चेक काटा, मेरे व्यापार का जो नाम है उसके नाम से चेक काटा। उन्होंने गगन कपूर क्लासेस के नाम चेक काटा, उन्होंने गगन कपूर क्लासेस के नाम पे बैंक ट्रांसफर कर दिया। अब बताओ, आपके फादर है, आपकी मदर है, आपके ब्रदर है, सिस्टर है, जिन्होंने भी पेमेंट की, उन्होंने पेमेंट की गगन कपूर क्लासेस को। अब मान लो वो अपने पास मेरा अकाउंट बनाते हैं, वो व्यापार करते हैं, अपने पास अकाउंट बनाते हैं, गगन कपूर क्लासेस का अकाउंट बनाना है, तो गगन कपूर क्लासेस भी उनके लिए पर्सनल अकाउंट के नियम से ही बनेगा। यानी कि हम केवल ह्यूमन बीइंग्स के खातों को पर्सनल नहीं कहते, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको भी हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। सिंपल रीजन से समझो, मैंने सामान राम को बेचा, मैंने सामान श्याम को बेचा, मैंने सामान एयरटेल कंपनी को बेचा, मैंने सामान इन्फोटेक कंपनी को बेचा, मेरा सामान मारुति उद्योग लिमिटेड में जाता है, मेरा सामान महिंद्रा एंड महिंद्रा को जाता है, मेरा सामान एलजी को जाता है, मेरा सामान जो है आप कहेंगे कि वो लॉयड्स में जाता है, मेरा सामान जो है किसी भी XYZ कंपनी को जाता है। तो कंपनियों के अकाउंट्स भी हमारे लिए पर्सनल अकाउंट्स होते हैं।
तो यानी कि नेचुरल पर्सन भी पर्सनल अकाउंट्स के नियम से ही बनेंगे, और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो होते हैं, जो संस्थाओं के नाम होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटीज, वो भी हमारे पास इसी नाम से आएंगी, इसी नियम से उनके खाते बनेंगे। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और मैंने स्कूल को फीस दी, मेरे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, मैंने कॉलेज को फीस दी। अब समझना, तो मैंने रिकॉर्ड बनाया कि मैंने स्कूल को फीस दी, तो मैं ये रिकॉर्ड बनाऊंगा कि स्कूल ने मेरे से फीस ली, यानी स्कूल क्या हो गया, रिसीवर हो गया। मैं स्कूल के नाम पे डेबिट करूंगा, तो स्कूल, संस्थाएं, व्यापार, ये भी पर्सनल अकाउंट ही माने जाते हैं। तो आप कहेंगे सर वो नेचुरल पर्सन नहीं है, तो हमारी अकाउंटिंग समझाती है कि यही तो आपको बताना है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट आएंगे वो सब हमारे पर्सनल अकाउंट होंगे। और यहां पर मैं साफ साफ बता देता हूं, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। नोट कर लीजिए, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। आप गलती करोगे, आप बैंक को पर्सनल नहीं मानोगे, आप कहोगे कैश जो होता है बैंक भी वैसा ही होता है, और गलती कर दोगे। कैश और बैंक का नेचर अलग अलग है। सर आर्टिफिशियल समझ गए, पहले एक व्यक्ति खुद अपने नाम से काम करता है, फिर वो एक बिजनेस बना देता है, फिर बिजनेस के नाम से काम करता है, बात एक ही है। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, ये कैटेगरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको थोड़ी देर के बाद करूंगा, ठीक है। नेचुरल पर्सन व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन संस्थाएं, मैंने अपने व्यापार के नाम बना दिया, एंटिटी बना दी, कंपनी बना दी, जो भी बना दिया। अब बात करते हैं सर इम्पर्सनल अकाउंट्स की। इम्पर्सनल अकाउंट में क्या आते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होते हैं, तो रियल अकाउंट कहलाते हैं एसेट्स के अकाउंट। रियल अकाउंट कहलाते हैं एसेट्स के अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स के अकाउंट। आपकी बुक में यहां पर दिया हुआ है, तो लेकिन बुक के अंदर क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेनेशन के साथ बातें बड़ी कर रखी हैं, तो मैंने इसका एक चार्ट बना दिया। और क्योंकि मुझे चार्ट बनाने में समय लगता है, इसलिए मैंने चार्ट बना दिया। वीडियो पॉज करके उस चार्ट को बनाना चाहें तो बना लेना, मैं आपको दिखाता हूं, रुकिए। अब आप यहां से मेरे साथ साथ समझेंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और मैंने आपको बता दिया ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में एक होते हैं पर्सनल अकाउंट और एक होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। लेकिन रूल्स में इम्पर्सनल अकाउंट नहीं होता, रूल्स होते हैं रियल अकाउंट के और नॉमिनल अकाउंट के। रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं, तो रियल अकाउंट्स होते हैं हमारे एसेट्स के अकाउंट। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय एसेट, तो आपके पास एक चैप्टर होता है बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, वहां जाके आप पढ़ सकते हो बाद में, ठीक है। मैंने नीचे नोट करके दे दिया आपको। अब मेरे साथ पढ़ो। पर्सनल अकाउंट्स, नेचुरल पर्सन के खाते जो होते हैं पर्सनल अकाउंट होते हैं। राम, मोहन, सोहन, अजय, विजय, ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट हैं। यानी अगर मुझे व्यापार में राम, मोहन, सोहन, अजय, विजय किसी के साथ भी अगर रिकॉर्ड बनाना पड़े, तो मैं पर्सनल अकाउंट के नियम डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर लगाऊंगा। और रिसीवर गिवर में राम को देखूंगा कि राम क्या है, राम रिसीवर है या राम गिवर है, अपने को नहीं देखूंगा। फिर होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब आपको जो सीखना था वो ये सीखना था, क्योंकि ये तो सिंपल था। आर्टिफिशियल अकाउंट्स में क्या आते हैं, मैंने कहा था याद कर लो, बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी बैंक हो वो हमारा क्या है, वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। कोई पूछेगा वो तो व्यक्ति है नहीं, तो आपने बताना है आर्टिफिशियल पर्सन को भी हम पर्सन मानते हैं। इन्फोसिस लिमिटेड, जिसके बाद में लिमिटेड लग जाता है, इसका मतलब वो कंपनी है। लिमिटेड लगा हो तो पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड लगा हो तो प्राइवेट कंपनी है। ये आप धीरे धीरे जानेंगे कि कंपनियां दो तरीके की होती है। रिलायंस लिमिटेड, एयर इंडिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैंने कहा था स्कूल, कॉलेज, संस्थाएं सब इसी में आती हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये कॉरपोरेशन स्पेशल एक्ट से बनती हैं। टाटा मोटर्स लिमिटेड, ये कंपनी है। इंडियन रेलवे, ओएनजीसी लिमिटेड, सब कंपनी है। तो पहला दूसरा दोनों बहुत आसान होता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हम बाद में पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे रियल अकाउंट्स के ऊपर। रियल अकाउंट क्या होते हैं, एसेट। एसेट क्या होता है, एसेट का मतलब होता है कोई ऐसी प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना, एसेट का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसी संपत्ति जिससे मुझे भविष्य में कोई
धन की प्राप्ति हो सकती है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड एज माय एसेट। मैं कह रहा हूं ये मेरा एसेट है, मेरे काम का है, इससे मुझे भविष्य में कोई फायदा मिलेगा। कौन सा फायदा मिलेगा? मॉनेटरी टर्म्स में फायदा मिलेगा। अब ये एसेट जो होते हैं, ये जो संपत्तियां जो होती हैं, ये टेंजिबल भी होती हैं, इनटेंजिबल भी होती हैं, यानी इनकी फिजिकल प्रेजेंस भी होती है, इनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं भी होती है। समझ में आ? अब आप बैंक के अंदर आपका मनी है, तो बैंक की क्या है, एक एंट्री है, लेकिन उससे आपको जब भी चाहे पैसे मिल सकते हैं, तो वो आपकी क्या है, एसेट होती है। लेकिन फिर बताता हूं कि बैंक में आप गलती करते हो। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, अकाउंट्स में उसे हम पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे। अब देखिए, मेरे पास अगर कोई संपत्ति है, चाहे वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। टेंजिबल मतलब जो दिखाई देता है, जिसका आकार है, जिसे आप टच कर सकते हो। इनटेंजिबल जो दिखाई नहीं देता, जिसका आकार नहीं है, वो भी हमारे लिए एसेट होता है। उससे भी हमें मनी की प्राप्ति हो सकती है। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। एग्जाम्पल पढ़ो, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब कैश, सिंपल कैश। कैश मेरा क्या है, एसेट है। वो तो अपने आप में ही फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, अपने आप में ही है। फर्नीचर, हमारे पास व्यापार में फर्नीचर है। अब मैं फर्नीचर को अगर बेचूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो इससे मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, मेरे लिए एसेट है। लेकिन अब बच्चे ये समझ के चलते हैं कि जिसको फ्यूचर में बेचा जा सकता है। अभी आपने पढ़ना शुरू किया तो इसलिए मैंने बोला। मशीनरी है, अब मैं मशीनरी को बेचूंगा नहीं, मैं मशीनरी का इस्तेमाल करूंगा, सामान बनाऊंगा, और वो सामान मेरे को पैसे ला के देगा। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब ये नहीं था कि उसको बेच के ही पैसे मिलेंगे। वो किसी भी तरीके से आपके मनी जनरेट करने में बेनिफिट कर रहा है, वो आपका मशीनरी है। तो मशीन आएगी या मशीन जाएगी। कंप्यूटर, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, व्हीकल, आपके व्यापार में कोई व्हीकल इस्तेमाल होता है। स्टॉक, आपका सामान। बिल्स रिसीवेबल, अब ये टर्म ऐसी है, थोड़ी सी नई है, आप धीरे धीरे इसके बारे में जानेंगे। अभी मुझे बताना है कि ये हमारा रियल अकाउंट है, क्योंकि एग्जाम में मैंने कहा था क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम आपको बता रहे हैं नाम, इन नामों को देख के बताओ कि अगर इनके खाते बनाए जाएं तो वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो शुरुआत में आपको कुछ बातें याद भी करनी होती हैं। तो बिल्स रिसीवेबल अगर आपको नहीं समझ में आए, आपको लगे सर ये नया नाम है, तो इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स, अभी आ गया पेटेंट्स। पेटेंट समझते हो कि मैंने कोई रिसर्च की और मैंने कोई फॉर्मूला तैयार किया और मैंने फिर उसका पेटेंट ले लिया, सरकार से मैंने उसका पेटेंट ले लिया, तो इट इज कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट। अब ये मेरा एसेट ऐसे है कि कोई भी व्यक्ति अगर इसको इस्तेमाल करेगा तो उसको पैसे कमाने होंगे, तो वो मुझे भी पैसे देगा। जैसे मान लो फिल्म बनी, तो फिल्म के हम मूवी के राइट्स, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बेचते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स क्या है, इनटेंजिबल एसेट है। गुडविल, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्या है कि सर जी आपकी तो गुडविल ही नहीं है, फिजिक्स वाला की गुडविल है, और क्या बोलते हैं बायजू की गुडविल है, और क्या बोलते हैं खान सर की गुडविल है, पता नहीं क्या क्या गुडविल है, लेकिन आपकी गुडविल नहीं है। अगर मेरी गुडविल होती तो मैं किसी को बोलता कि लाओ 100-200 करोड़ रुपए दे दो, गगन कपूर क्लासेस तुम्हारी हुई। खैर मेरा इतना सौभाग्य नहीं है, मेरा उतना नाम नहीं है, आपने मेरा नाम बनाया नहीं है। चलो, तो पेटेंट्स इनटेंजिबल एसेट है, दिखाई नहीं देता लेकिन संपत्ति है, क्योंकि इससे पैसे मिल सकते हैं। गुडविल, ये भी एक एसेट है, आपका नाम है, इस नाम को बेच के पैसे मिल सकते हैं। फेसबुक है, यूट्यूब है, बड़े बड़े नाम है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क भी एक तरह का इनटेंजिबल एसेट है। अच्छा, उसके बाद यहां पर लिख दिया प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये जो है ना, ये स्टूडेंट कई बार गलती करते हैं, काट दो। ऑफिस इक्विपमेंट, यस, ये हमारे लिए रियल अकाउंट है, एसेट है। प्रॉपर्टी हमारे लिए एसेट है। प्रॉपर्टी से पहले लिखा हुआ है लीज होल्ड। ये अपने पेरेंट्स के साथ चर्चा करना कि प्रॉपर्टी में लीज होल्ड, फ्री होल्ड क्या होता है। हम जिस घर में रहते हैं वो लीज होल्ड है या वो फ्री होल्ड है, ये आप अपने पेरेंट्स के साथ चर्चा करना। प्रीपेड एक्सपेंसेस गलत था तो उसको मैं ठीक कर देता हूं। आप प्रीपेड एक्सपेंसेस को यहां पर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रियल अकाउंट्स, संपत्ति जिनसे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, ठीक है।
अब बात करते हैं कि सर मेरे पास मैंने जो ये बिजली इस्तेमाल की इसका बिल आ गया, मैंने उस बिल को पे कर दिया, खत्म। जिसका इस्तेमाल हो गया खत्म, अब उसका कोई भविष्य में फायदा नहीं है, तो मेरे को रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा। कल को सरकार मेरे से पूछेगी भाई तेरे को इतने पैसे मिले थे कहां गए, टैक्स भर, तो मैं कहूंगा भैया इतने की बिजली चली गई थी, तो मुझे बिजली का खाता बनाना पड़ेगा। अब बिजली क्या है, बिजली का कोई व्यक्ति थी? नहीं। तो सर बिजली तो इम्पर्सनल थी, तो क्या वो एसेट थी? सर हां, आती है और जाती है। अबे आती जाती से फर्क नहीं पड़ता, क्या वो कोई संपत्ति है? जो बिजली मैंने खर्च कर दी, क्या उससे भविष्य में मैं दोबारा कोई पैसा कमा सकता हूं? नहीं। दोबारा बिजली खर्चूंगा, दोबारा पैसे दूंगा, फिर बिजली खर्चूंगा, फिर बिजली पैसे दूंगा, यानी जो बिजली मैंने खर्च कर दी उससे भविष्य में कुछ नहीं मिलता। मैंने पैसा दिया और कार खरीद ली, अब कार खरीद ली लेकिन भविष्य में कार का इस्तेमाल हो सकता है, उससे पैसे कमाए जा सकते हैं, बेचा जा सकता है, वो रियल अकाउंट है। लेकिन बिजली क्या है? पानी का बिल आ गया, दुकान का किराया दे दिया, स्टेशनरी खरीद ली, एडवर्टीजमेंट करा दी, समझ में आया? ये सारी की सारी चीजें खर्च कर दी, खत्म, भविष्य में कुछ नहीं मिलने वाला, अब इनका नाम रह गया। तुझे पता है मैं 5 स्टार होटल में खाना खाने गया था, मेरे इतने पैसे लगे थे। अरे मैं पिछली छुट्टियों में विदेश में घूम के आया था, मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगे। देख ये सारी बातें क्या हैं? ये खर्चे हैं, नॉमिनल अकाउंट्स हैं, इनसे भविष्य में पैसा नहीं मिलता, तो इनके भी तो खाते बनाने हैं। तो हम खर्चों के जो खाते होते हैं उनको नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। खर्चे हमेशा डेबिट साइड पे रखे जाते हैं और इनकम जो होती है हमेशा क्रेडिट साइड पे रखी जाती है। आओ खर्चों का नाम पढ़ लेते हैं। रेंट खर्चा है, सैलरी, जो लोग आपके पास काम करते हैं उनको हम सैलरी देते हैं, और जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनको हम वेजेस देते हैं। तो नीचे वेजेस लिखा हुआ है सर, ठीक है। कमीशन पेड, मैंने कोई काम कराया उसके लिए मैंने कमीशन दी। कैरिज आउटवर्ड, मैंने सामान बेचा उसके ऊपर मुझे किराया देना पड़ा, फ्रेट देनी पड़ी, तो इसको दिस इज कॉल्ड फ्रेट आउटवर्ड। व्यापार करोगे, सामान बेचोगे, तो सामान को अगर पहुंचाया उसका किराया देना पड़ा, दैट इज कॉल्ड कैरिज आउटवर्ड। आउटवर्ड बताता है कि सामान को बाहर भेजने का किराया था। ऐसे ही कैरिज इनवर्ड भी होता है, सामान खरीदा, सामान आया, उसका मुझे फ्रेट देना पड़ा, दैट इज कॉल्ड कैरिज इनवर्ड। डिस्काउंट अलाउड, एक व्यक्ति से मैंने पैसे लेने थे, वो पैसे नहीं दे रहा था, कह रहा है नहीं गगन मैं कम दूंगा, उसने मुझे कम दे दिया, जबरदस्ती मुझसे डिस्काउंट ले लिया, डिस्काउंट अलाउड। इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स, बेड डेट्स, डेप्रिसिएशन, दीज आर ऑल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या होता है? हमारा पैसा खर्च होता है। अब लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया, लॉस बाय फायर, आग से जल के खत्म हो गया, ये लॉसेस है। लॉसेस में कैश खर्च नहीं होता, लेकिन हमारे अकाउंट्स में ये दोनों ही नॉमिनल अकाउंट हैं, दोनों ही नाम मात्र के हैं, खत्म हो गए। इन दोनों को एक ही कैटेगरी में हम लोग ट्रीट करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। अब हम कहेंगे कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होते हैं, समझ में आया? दोनों का ट्रीटमेंट एक ही जैसा है। इंटरेस्ट ऑन लोन, भैया पैसे वैसे हैं नहीं, पैसा चाहिए था, लोन लेना पड़ा, कर्जे में पड़े हुए हैं, उस पर ब्याज भर रहे हैं, कोई बात नहीं, नुकसान है। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट, इनको हम हमेशा डेबिट करते हैं। कभी कभी अकाउंट्स में होगा कि खर्चे का पैसा वापस मिल गया, होता है ना, कैश बैक आ गया। कई बार होता है कि हाँ अगर आपने सारे पैसे समय से दे दिए तो मैं आपका इतना खर्चा वापस कर दूंगा। कई बार होता है, रेयर होता है, तो खर्चा वापसी आ जाए तो इनकम हो गई, क्रेडिट हो जाएगा। वैसे खर्चे हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। अब इनकम्स एंड गेन्स, रेंट रिसीव्ड, मैंने किसी को संपत्ति किराए पे दी, अपनी संपत्ति किराए पे दी, उसने मुझे किराया दिया, तो रेंट रिसीव्ड। रेंट अगर सिंपल लिखा हो तो रेंट पेड होता है, रेंट पेड लिखा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रेंट रिसीव्ड लिखा हो तो इनकम हो जाएगी, क्रेडिट कर देना। ज्यादातर व्यापार में हम रेंट दे रहे होते हैं, रेंट पेड रेंट पेड रेंट पेड, तो रेंट लिखते लिखते डेबिट की आदत पड़ जाती है, तो रेंट रिसीव्ड आ जाए
तो इनकम है, क्रेडिट कर देना। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, सब के सब नॉमिनल अकाउंट्स क्रेडिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। एक होता है बैड डेट्स, मैंने किसी से पैसा लेना था, वो मेरा पैसा दे नहीं रहा, भाग गया, उसके पास पैसे नहीं है, मेरा पैसा डूब गया, बैड डेट्स। भविष्य में एक दिन उसने पैसा कमा लिया, दन दनाता मेरे सामने, और गगन क्या हाल चाल है, मैंने कहा छोड़ ना तू, अरे यार क्यों नाराज है, नाराज ना हूं, तूने मेरे पैसे खा लिए थे, अबे देने आया हूं, बोल पैसे चाहिए नहीं चाहिए, मैं अरे महाराज पधारो बैठो, बताओ क्या खाओगे, तुम्हारे लिए अभी मंगवाता हूं चाय पानी नाश्ता, बताओ तो सही। कह रहे बे पहले पैसे पकड़, पैसे रख दिए सामने उसने मेरे, मैं खुश हो गया, मैंने कहा आज तो डूबा हुआ पैसा वापस मिल गया प्रभु, आज आपकी असीम कृपा होगी, मैं बहुत प्रसन्न हो गया। इट इज कॉल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड, रिकवर्ड हो गया, फायदा हो गया। डिविडेंड रिसीव्ड, अब ये टर्म आपके लिए नहीं है, डिविडेंड रिसीव्ड, हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं कि कंपनी जब कमाएगी तो वो पैसा जब वो कमा के बांटेगी तो मुझे भी मिलेगा, कंपनी की कमाई में मेरा हिस्सा होगा, शेयर खरीदूंगा तभी होगा, तो वो जो कमाई का हिस्सा मुझे शेयर के द्वारा मिलेगा उसको बोलते हैं डिविडेंड। इससे ज्यादा जानना हो तो घर में जाके अपने पेरेंट्स के साथ चर्चा करना, उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चा कॉमर्स पढ़ रहा है, मुझसे कुछ पूछता है। हाँ सब चीजें सर नहीं बताते, और अगर पेरेंट से डर लगता है, डांट पड़ती है, तो थोड़ा सा फोन का सही इस्तेमाल किया करो, पूछ लिया करो व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड, फोन भी बताएगा। अच्छा जी, राउंडिंग ऑफ गेन, छोड़ो ये राउंडिंग ऑफ गेन क्या होता है, हटाओ। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये सब बातें बात की हैं, इतने हमारे काम की नहीं है, ठीक है। नाउ आपको मैंने एसेट्स के नाम लेकर के बता दिया, कब पर्सनल है, कब रियल है और कब नॉमिनल है, तीनों मैंने आपको बता दिए। अब आइए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और आपसे जानने की कोशिश करते हैं आपको कितना समझ में आया। नोट्स में नीचे मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है। और एसेट्स का मतलब क्या होता है वो मैंने नीचे लिख दिया है कि एसेट्स का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग मैंने मीनिंग लिखे हैं, जो आपको समझ में आए याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलिए कुछ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, एक आधा क्वेश्चन करेंगे, बाकी एक आधे क्वेश्चन को आपको होमवर्क में देंगे, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए। आइए जी, हम इन सब को क्वेश्चंस को एक बार फिर से पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, अब क्या होता है कि हम ट्रेडिशनल रूल्स और मॉडर्न रूल्स जब दोनों पढ़ लेंगे ना तो हमें कुछ टर्म्स में ना कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं याद दिलाता रहता हूं। जैसे बैंक है, मॉडर्न रूल में बैंक हो सकता है कोई दूसरी क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, और यहां पर डेटर के लिए भी दिक्कत हो सकती है, तो बैंक और डेटर अक्सर दिक्कत कर देते हैं। तो मैंने बताया कि ट्रेडिशनल रूल में बैंक भी पर्सनल है, डेटर भी पर्सनल है। नाउ अब आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपको बताना है कि कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। सर आपने जो पर्सनल था उसकी एक कैटेगरी तो छोड़ ही दी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, आपने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को छोड़ दिया। मुझे समय पर याद आ गया, हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स में सबसे सिंपल होते हैं नेचुरल पर्सन, फिर हमने पढ़ी थी एंटिटीज, आर्टिफिशियल पर्सन, ये भी सिंपल होते हैं। एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है, ये हमने नहीं बताया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। आपके जो भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं
रेंट है, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, ये जो भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, कई बार इनके आगे कुछ प्रीफिक्स लग जाते हैं और वो प्रीफिक्स होते हैं आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सर ये तो सफिक्स हो गया, ओके, या सफिक्स में लग जाए आउटस्टैंडिंग, या इनके आगे लग जाए पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस, या लग जाए प्री पेड रेंट। यानी कि नॉमिनल अकाउंट्स के अगर आगे या पीछे आपको आउटस्टैंडिंग, प्री पेड, पेड इन एडवांस, एक्रूड ऐसे शब्द नजर आ जाएं तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन रेंट आउटस्टैंडिंग अलग हो गया, वो किसी को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। अकाउंट्स में धीरे धीरे सीखेंगे कि जब भी मैं इनकम आउटस्टैंडिंग लिखूंगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखूंगा, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लिखूंगा या एक्रूड लिखूंगा तो उसका मतलब बदल जाएगा, वो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने लग जाएंगे, इसलिए हम उनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो यहां पर अगर आप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स के एग्जांपल देखेंगे तो मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीफिक्स लग गया आउटस्टैंडिंग सैलरी। प्री पेड रेंट, रेंट को अगर आप देखो तो रेंट नॉमिनल था लेकिन प्री पेड रेंट होने की वजह से वो इधर आ गया। सैलरी नॉमिनल था लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी यहां पर आ गया। प्री पेड सैलरी होता यहां लग जाता। तो आउटस्टैंडिंग का ही दूसरा नाम एक्रूड भी हो सकता है, बाकी बातें आप धीरे धीरे जानेंगे। तो एक्रूड इंटरेस्ट, प्री पेड एक्सपेंसेस यहां गलती से लिखा गया था तो एक्सपेंस के आगे प्री पेड लग गया, इसलिए वो प्री पेड एक्सपेंस बन गया। अब मुझे बताइए, कैश, कैश हमारे लिए रियल अकाउंट होता है, बैंक हमारे लिए पर्सनल अकाउंट होता है। यहां पर गलती मत करना, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये हमारे लिए पर्सनल अकाउंट होता है। वैसे ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है लेकिन हम एग्जाम में पर्सनल लिखते हैं, ज्यादा गहराई में हम नहीं जाते। सेल्स, सेल्स हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है। एक्रूड इंटरेस्ट, तो मैंने कहा था इंटरेस्ट नॉमिनल है लेकिन एक्रूड लग गया तो ये क्या बन गया? ये बन गया पर्सनल। और वैसे कोई पूछे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। प्रॉपर्टी एसेट है, रियल अकाउंट हो गया। ड्राइंग्स अगर नहीं पता तो इसको भी नोट कर लो, पर्सनल। जहां पर आपको लगे कि सर मुझे ये टर्म अभी क्लियर नहीं है, उस पे हाथ का निशान बना लो, इंपॉर्टेंट लिख लो, स्टार का निशान बना लो। क्योंकि एग्जाम से पहले जब आप पढ़ते हो तो दिक्कत यही होती है कि सर क्या पढ़ूं, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, इतनी मोटी बुक्स हैं, तो इसलिए पढ़ते हुए मार्क करते हुए चलना चाहिए कि सर हमें क्या क्या चीजें एग्जाम से पहले रिवाइज करनी है। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम हो गया इसलिए नॉमिनल हो गया। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, तो रिटर्न ऑफ शब्द है, ना भी लिखा हो तो भी कोई फर्क नहीं है। बैड डेट्स, कोई चीज खराब होगी उठा के फेंक देते हैं, हटा देते हैं, तो बैड डेट्स लॉस हो गया, नॉमिनल है। परचेज नॉमिनल हो गया। बैड डेट्स रिकवर्ड, मेरी खुशियां लौट आई, आओ जी महाराज बैठो, नॉमिनल है। प्लांट एंड मशीनरी रियल है। कैपिटल पर्सनल है। इंटरेस्ट नॉमिनल है। बैंक ओवरड्राफ्ट, यहां बैंक की बात आ गई, पर्सनल है। प्रीपेड रेंट, क्योंकि प्रीपेड लग गया इसलिए पर्सनल है। कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, कैरिज इनवर्ड क्या होता है याद करो, सामान खरीदा उसका किराया लगा, कैरिज इनवर्ड। सामान बेचा उसका किराया लगा, कैरिज आउटवर्ड। गुडविल, मैंने बोला था इनटेंजिबल एसेट होते हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, तो दिस इज योर रियल अकाउंट। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने आपको करा दी। इलस्ट्रेशन नंबर 2, अब वो पूछ रहा है कि आप इसको आइडेंटिफाई करके ये भी बताओ डेबिट है क्रेडिट है, छोड़ो। इलस्ट्रेशन नंबर 3, चलो ये भी छोड़ दो। तो अभी कोई होमवर्क नहीं है आपके पास, आप केवल जो मैंने आज बताया है उसको नोट करेंगे और उसको याद करेंगे, रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ये आपके अकाउंट्स के बेसिक पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से पढ़ना।
मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर करना। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।